स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। ठीक है, आज हम चालू करने वाले हैं गति। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गति का क्या मतलब है। जब कोई वस्तु समय के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन करता है तब उसको कहते हैं कि ये वस्तु गति में है। तो किसी भी वस्तु का दो अवस्था हो सकता है, या तो विराम में है या तो गतिशील है। विराम में है कहने का अर्थ है कि वह वस्तु समय के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे बाजू में दीवार है, तो मैं देख रहा हूँ लगातार दीवार को, समय बदलते जा रहा है लेकिन दीवार का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि दीवार जो है वो विरामावस्था में है या विराम की अवस्था में है। मान लिया जाए मैं किसी बाइक को देख रहा हूँ, किसी बस को देख रहा हूँ अपने घर के सामने खड़ा होके और वो चल रही है, तो समय के हिसाब से वो अपना स्थान परिवर्तन कर रही है। तो उसको कहूँगा कि जो बाइक है या जो बस है वो गतिशील है, यानी कि गति की अवस्था में है। तो किसी भी वस्तु को हम गति की अवस्था में तब कहते हैं जब वो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करे, तब उसको कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तब उस वस्तु को गतिशील कहा जाएगा। या इसी को कह सकते हैं गत्यावस्था। एक होता है विरामावस्था, एक होता है गत्यावस्था। विरामावस्था मतलब समय के साथ वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, तब उसको कहेंगे कि वस्तु जो है विरामावस्था में है। तो क्या हो गया, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तब उस वस्तु को गतिशील कहा जाएगा। ठीक है, अब समय के साथ वो अपना स्थान परिवर्तन तो कर रहा है, लेकिन क्या यह गति समान रूप से है कि असमान रूप से है। तो देखिए दो प्रकार इसके, एक है एक समान गति या असमान गति। ठीक है, क्या हम इसको एक तरीके से रैखिक गति के रूप में भी दिखा सकते हैं। रैखिक गति, रैखिक गति अगर वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तब उसे रैखिक गति कहेंगे। रैखिक गति किसको कहेंगे, अगर वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तब उसको रैखिक गति कहेंगे। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है। ठीक है, अब इसमें एक समान गति भी हो सकता है और असमान गति भी हो सकता है। एक समान गति का मतलब है अगर वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब उसे एक समान गति कहेंगे। मान लिया जाए कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक गया, बी से सी गया, सी से डी गया। मान लेते हैं ए से बी जाने में 1 घंटे लगा और ये 20 किलोमीटर का दूरी तय किया।
बी से सी जाने में भी 1 घंटे का समय लगा और ये भी 20 किलोमीटर की दूरी है। सी से डी जाने में भी 1 घंटे लगा और ये भी 20 किलोमीटर की दूरी है। तब क्या कहेंगे, समान समय अंतराल में समान दूरी चल रहा है। पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला, तो क्या कहेंगे, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तब उसको कहेंगे कि ये एक समान गति है। असमान गति का मतलब क्या है, देखिए, मान लेते हैं वस्तु 1 आवर में 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला, तब क्या कहेंगे, अगर वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, पहले 1 घंटे में कुछ और चला, दूसरे 1 घंटे में कुछ और चला, तीसरे 1 घंटे में कुछ और चला, तब उसको कहेंगे कि ये असमान गति है। तो क्या कहेंगे, अगर वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तब उस वस्तु की गति को असमान गति कहेंगे। उस वस्तु की गति को असमान गति कहेंगे। ठीक है। अब आपके परीक्षा में इनके प्रकार को अलग अलग तरीका से पूछा जा सकता है। सीधा ये पूछ दे कि एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। समान समय में समान दूरी तय करेगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, तब उसको क्या कहेंगे, एक समान गति। समान समय में असमान दूरी तय करेगा, तब कहेंगे कि ये असमान गति है। ये भी पूछ सकता है रैखिक गति और वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो रैखिक गति का मतलब है अगर वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो वस्तु के गति को रैखिक गति कहते हैं। और रैखिक गति भी दो प्रकार का हो सकता है, एक समान गति, असमान गति। रही बात वृत्तीय गति की, तो बाद के लेक्चर में वृत्तीय गति भी आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया एक समान गति और असमान गति। तो सबसे पहले हम क्या समझे कि गति क्या होता है। गति का मतलब है कि वस्तु समय के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, तब कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। और वस्तुओं के दो अवस्था हो सकता है, या तो वो गतिमान है ना, गतिशील है, या तो फिर वो विरामावस्था में है। ठीक है। समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, विराम अवस्था। समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करेगा, गतिशील है या गति की अवस्था कहेंगे। ठीक है। रैखिक गति, अगर वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो वस्तु की गति को रैखिक गति कहेंगे। बाद में वृत्तीय गति पढ़ेंगे कि अगर वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रही है तब उसको वृत्तीय गति कहते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे थोड़ा। ठीक है। अब एक समान गति, असमान गति। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, एक समान गति। अगर समान समय अंतराल में असमान गति तय, असमान दूरी चल रहा है तो असमान गति कहेंगे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूरी और विस्थापन समझते हैं डिटेल में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दूरी और विस्थापन, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये भिलाई है और ये रायपुर है। ए बिंदु पर भिलाई है और बी बिंदु पर रायपुर है। तो भिलाई से रायपुर जाने के लिए
कई पथ हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कुम्हारी होते हुए चला गया, कोई व्यक्ति पाटन होते हुए चला गया, कोई व्यक्ति राजिम होते हुए चला गया। कहने का मतलब है कि ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से चालू किया और ऐसे होते हुए रायपुर चला गया। मान लेते हैं कि ये पहला पथ है। कोई व्यक्ति ऐसे चला गया, मान लेते हैं कि ये दूसरा पथ है। कोई व्यक्ति इस तरीके से चला गया, मान लेते हैं ये तीसरा पथ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन चला होगा? मान लेते हैं कि इसको 50 किलोमीटर चलना पड़ा, इसको 40 किलोमीटर चलना पड़ा, इसको 35 किलोमीटर चलना पड़ा। तो सब भिलाई से रायपुर ही गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति अलग दूरी तय किया है, ये व्यक्ति अलग दूरी तय किया है, ये व्यक्ति अलग दूरी तय किया है। इसका मतलब दूरी का क्या मतलब हुआ? वास्तविक तौर पर वास्तविक रूप से चली गई, वास्तविक रूप से चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब देखिए, अब बोला जाए कि आप पथ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसे चला जाए कि ए और बी के बीच की दूरी न्यूनतम हो? तो एक ही तरीका है, अगर आप सीधी रेखा में चलते तो ए और बी की जो दूरी है वो न्यूनतम आती। अब मान लेते हैं कि ये 30 किलोमीटर है और इसका नाम दे दिए चौथा पथ चौथा। तो ये क्या हो गया विस्थापन? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या इसी को लंबवत दूरी या सीधी रेखा दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए विस्थापन को। जो विस्थापन वाला पथ है उसमें सही में रास्ते बने हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो विस्थापन वाला पथ है उसमें रास्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है क्या? अब यहां से मैं रायपुर जाना चाहूंगा तो एकदम सीधी रेखा में जाऊं ऐसा संभव नहीं है, वैसा रास्ता ही नहीं है। लेकिन विस्थापन रास्ते पर निर्भर करता भी नहीं है। ठीक है क्या? विस्थापन वाले पथ पर रास्ता बना हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी रेखा दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और यही क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, आप किसी भी पथ से जाएं, इससे कम दूरी आपको कभी भी तय करना नहीं पड़ेगा। इससे कम पथ की लंबाई हो ही नहीं सकती। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। लेकिन जो हम ये चौथा रास्ता बनाए हैं, चौथा पथ दिखाए हैं, उसमें रास्ते बने हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। वहाँ रास्ता बना हो चाहे मत बना हो, हम दोनों को सीधी रेखा जोड़ेंगे, जो न्यूनतम दूरी आएगा उसी को विस्थापन कहेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन वाले पथ पर रास्ते बने हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप हर बार विस्थापन वाले रास्ते में चल पाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर है, आप अगर सीधी रेखा में चलते हैं तो दूरी और विस्थापन में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा।
ठीक है। और एग्जाम्पल करेंगे तो बड़ा आसानी से आप और दोनों के बीच के डिफरेंस को आप समझ पाएंगे कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखिए आप, पाथ 1, पाथ 3, पाथ 2 ये सब दूरी है। इससे अलग दूरी तय किया, इससे अलग दूरी तय किया, इससे अलग दूरी तय किया गया, वास्तविक रूप से चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो अलग अलग पथ से दो बिंदुओं की दूरी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग पथ से चला गया है तो दो बिंदुओं की दूरी अलग अलग हो सकती है। आप किसी भी पथ से चले जाएं, दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन कभी चेंज होने वाला नहीं है। आप अगर इस पथ से गए हैं तब कहेंगे कि दूरी 50 है लेकिन विस्थापन 30 है। इस पथ से भी चले हैं तो दूरी 40 है, विस्थापन 30 है। इस पथ से चले हैं, दूरी 35 है, विस्थापन 30 है। किसी पथ से चले जाएं आप, विस्थापन कभी भी बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कौन? दूरी। अब ऐसा होता कि इसी पथ में यहां पर रास्ते बने होते, तब क्या कहते हैं? यही दूरी है, यही विस्थापन है। इसलिए अगर व्यक्ति सीधी रेखा में अगर चलता है तो उसके दूरी और विस्थापन में कोई भी अंतर नहीं रह पाता। अगला पॉइंट देख रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं कि अलग अलग पथों से, अलग अलग पथों से दो बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग हो सकती है। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन नियत रहता है, ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। चाहे आप किसी भी पथ से चले जाएं, दोनों के बीच के विस्थापन कभी बदलेगा नहीं। विस्थापन बोला तो कहां से चालू किए, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों में सीधी रेखा खींचो, यही जो दूरी पड़ेगा वही न्यूनतम होगा और इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है क्या? चलिए, अगर हम इकाई देखें, अगर हम इकाई देखें तो दूरी का भी SI मात्रक मीटर होगा। SI मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर होगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई क्या होगा? इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा। आप कह सकते हैं कि इसका भी सेंटीमीटर होगा, इसका भी सेंटीमीटर होगा। मतलब जो लंबाई का इकाई है वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। दूसरा, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो थोड़ा सा अदिश और सदिश समझ लीजिए। अदिश और एक होता है सदिश। अदिश का मतलब है ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होता, और ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है उसे सदिश कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अदिश का मतलब है, सबसे पहले तो भौतिक राशि समझिए। अब हम भौतिकी पढ़ रहे हैं। भौतिक राशि का मतलब है वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, ऐसी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं।
और हम पूरा फिजिक्स में, भौतिकी में भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, घनत्व है, ठीक है, संवेग है, आवेग है, द्रव्यमान है, सब भौतिक राशि, भार है, बल है, ये सब भौतिक राशि है। तो इनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। भौतिक राशियों को दो तरीके से विभाजन किया गया है। एक तो है सदिश, जिसमें मात्रा होता है, परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होता। एक है सदिश, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब देखिए कैसे। अगर मैं अदिश का उदाहरण लिखूं तो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अदिश राशि है। इनमें अब मान लीजिए आपको पूछा कि आपका द्रव्यमान कितना है, आप बताया कि 60 केजी है, 50 केजी है, 40 केजी है, लेकिन उसका कोई दिशा नहीं होता है, तो उसको कहेंगे कि ये अदिश राशि है। अब जैसे हम सदिश राशि का उदाहरण लिखें, बल है, ठीक है, क्या बल कैसा राशि है? सदिश राशि है। कैसे? बल आप बताया कि 10 न्यूटन का बल लगाए हैं। अभी हम इसके बाद अगले चैप्टर में बल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इकाई न्यूटन होता है। तो मान लीजिए बल लगाया गया है, तो वहां पर सवाल उत्पन्न होगा, बल किस दिशा में लगाया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। तो जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, बल है, संवेग है, आवेग है, ये सब किस में आएगा? सदिश राशि में आएगा। और उदाहरण पूछ दे, द्रव्यमान है, चाल है, यहाँ पर वेग आएगा, यहाँ पर त्वरण आएगा, यहाँ पर आप और बोल सकते हैं कि वस्तु का आयतन है, वो भी कैसा राशि है? अदिश राशि है। तो जिनमें देखो वेग है, किस दिशा में वेग है? त्वरण है, किस दिशा में त्वरण है? यहां पर ये नहीं बोल सकता कि आयतन इसका 4 मीटर घन है या 4 घन मीटर है, तो किस दिशा में, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। इनको इनमें दिशा नहीं हो सकता है, इनमें दिशा होता है। इनमें केवल मात्रा होता है, परिमाण होता है, और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होगा सदिश कहलाएगा, और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, मात्रा होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। अब देखिए, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का दिशा लगातार बदल रहा है, दूरी का दिशा लगातार बदल रहा है, इसका मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है। लेकिन विस्थापन वाले लाइन को देखिए, दिशा बदल ही नहीं रहा है, दिशा बदल ही नहीं रहा है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। जब भी हम बात करेंगे सदिश राशि का जिसमें दिशा होता है, तो किसी विशेष दिशा को धनात्मक लिया जा सकता है और किसी विशेष दिशा को ऋणात्मक लिया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं सदिश राशि विस्थापन की। विस्थापन में क्या होगा देखिए, अगर मैं ऐसे चला हूं 2 मीटर, तो इसको धनात्मक ले रहा हूं, तो जब इसका विपरीत चलूंगा तो उसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। लेकिन जिसमें दिशा नहीं है, अदिश राशि है, वो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, कहीं भी चलो धनात्मक ही होगा। इसका क्या मतलब है कि अगला बिंदु हम लिख सकते हैं कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। कैसे, ये मैं आपको उदाहरण से समझा दूंगा कि कैसे दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता और कैसे विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपको अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा जिसमें आप बड़ा आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे ये ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है और कैसे ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। एक बात और विशेष ध्यान रखेंगे, अगर व्यक्ति ऐसा ही चला रहता और इसमें रास्ते बने होते तो व्यक्ति जब भी सीधी रेखा में चलता है तो उसका दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होता है। क्या लिखेंगे? अगर वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तब उसका दूरी और विस्थापन समान होता है। अगर व्यक्ति सीधी रेखा में गति करता है तब उसका दूरी और विस्थापन समान होता है, तब दूरी और विस्थापन में कोई भी अंतर नहीं रह पाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल में, जिससे आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सीधी रेखा ले रहे हैं, यहाँ पर A है, ये B है, ये C है और ये D है। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लिया जाए कि ए और बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी 5 किलोमीटर है और सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर है। ठीक है, तब क्या होगा? मान लेते हैं कि व्यक्ति पहले ए से बी चला है, फिर व्यक्ति ए से सी चला है, फिर व्यक्ति ए से डी चला है। ठीक है, व्यक्ति ए से बी चला है, फिर ए से सी चला है, फिर ए से डी चला है। फिर कैसे चला है देखिए, ए से डी गया है, डी से ए आया है, या फिर ए से डी गया है, डी से सी चला है, फिर व्यक्ति ए से डी गया है, डी से ए आया है। इस तरीके से तब दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? व्यक्ति ए से बी चला, 4 किलोमीटर चलना पड़ा, और ए और बीच की न्यूनतम दूरी भी 4 किलोमीटर है, तो उसका विस्थापन भी कितना हो गया? 4 किलोमीटर। पहले ही बताया था कि अगर सीधी रेखा में चला है तो दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। ए और बी की हम विस्थापन को क्या बोले हैं? कहाँ से चालू किए, कहाँ से खत्म किए, सीधी रेखा खिंच होती है, तो वही रेखा है। तो पहले केस में दूरी और विस्थापन में कोई अंतर नहीं है, दूसरे केस में भी आपको नहीं मिलेगा। ए से जब सी चलेंगे, ए से सी चलेंगे, पहले 4 चला फिर 5 चला, तो 5 + 4 9 किलोमीटर। और हम चालू कहाँ से किए? ए से, खत्म कहाँ किए? सी पर। दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी भी 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, कोई अंतर नहीं रह पाया। ए से डी में भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। हम ए से डी चलेंगे, पहले ए से डी डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी जाना पड़ेगा, सी से डी जाना पड़ेगा। तो 4 5 9 3 12 किलोमीटर दूरी है और 12 किलोमीटर ही विस्थापन है। लेकिन अब बदलेगा, देखिए, व्यक्ति ए से डी गया है, डी से सी गया है। ए से डी गया तो 5 4 9 3 12 और डी से सी आया है, डी से सी आया है 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 15 किलोमीटर।
लेकिन विस्थापन में देखिए ए से जब डी गया है तब तो 4 5 4 9 और 9 और 3 12, तब तो 12 है। लेकिन जब डी से सी गया है, डी से सी गया है तो ऋण 3 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन में इस दिशा को धनात्मक ले रहे हैं तो इस दिशा को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, जाने का धनात्मक तो आने का ऋणात्मक, यानी कि कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। इसका दूसरा तरीका, चालू कहाँ से किए हैं ए से, खत्म कहाँ किए हैं सी पर। हमको विस्थापन में प्रारंभिक और अंत बिंदु से ही मतलब रहता है। चालू कहाँ से किए ए, खत्म कहाँ किए सी, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी देखो 5 4 9 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए ए से डी गए तब दूरी कितना चले 12 चले, और डी से ए आए तो भी 12 चले, क्योंकि इसमें ऋणात्मक कुछ नहीं होता, इसका दिशा, ये तो दिशाहीन है जो दूरी है वो। लेकिन अगर आप देखेंगे किसमें, विस्थापन में, तो 12 जाने का माइनस 12 आने का, जाने को अगर 12 पॉजिटिव ले रहे हैं तो आने को ऋणात्मक लेंगे। वैसे भी दूसरा तरीका, चालू कहाँ से किए ए पर, खत्म कहाँ किए ए पर, यहीं से चले थे यहीं पर खत्म हुआ है। प्रारंभिक और अंत बिंदु का न्यूनतम दूरी कितना, 0 होगा। ए से ए का दूरी न्यूनतम कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर है, और दूरी जो है एक अदिश राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, ऐसे वर्गाकार पथ में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ए बी सी डी। तो व्यक्ति पहले ए से बी गया, दूसरे केस में ए से सी गया, तीसरे केस में ए से डी गया, चौथे केस में ए से ए आ गया। वर्गाकार पथ है और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। वर्गाकार है तो ये भी ए है मान लेते हैं, ये भी ए है मान लेते हैं, ये भी ए है मान लेते हैं, और ये भी ए है मान लेते हैं। तो सारे केस में दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। ए से बी गया, ए के बराबर चला है दूरी, और ए से चालू करके बी में खत्म हुआ है, दोनों के बीच का सीधी रेखा दूरी भी ए है, तो इसमें विस्थापन भी ए है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। अब ए से सी गया, ए से सी गया, तो ए से सी गया तो दूरी देखिए, पहले ए चला फिर ए चला, तो पहले ए चला फिर ए चला, 2a। विस्थापन क्या बोलता है, कहाँ से चालू किए कहाँ से खत्म किए, दोनों को सीधी रेखा से जोड़ दो, उसको हम विस्थापन कहे। चालू कहाँ से किए ए से, खत्म कहाँ सी पे, दोनों को सीधी रेखा से जोड़ दो, यही विस्थापन होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये ए है, अगर ये ए है, तो इसको हम मान लिया जाए x मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, तो x कैसे निकालेंगे, x का वर्ग बराबर a का वर्ग धन a का वर्ग, पाइथागोरस से। तो क्या हो गया, x का वर्ग बराबर 2a का वर्ग, यानी कि x बराबर a रूट 2। ठीक है, तो क्या आ गया, विस्थापन a रूट 2। अब चालू कहाँ से किए, अब देखिए ए से डी गए, तो दूरी वाले में देखिए ए से डी जाने के लिए, अब व्यक्ति तो ऐसे जा रहा है ना, तो पहले ए से बी गया होगा, बी से सी गया होगा, सी से डी गया होगा, पहले ए चला फिर ए चला फिर ए चला, तो ए चला ए चला ए चला, 3a चला, ये हो गया दूरी। विस्थापन क्या बोलते हैं, कहाँ से चालू किए ए से, खत्म कहाँ किए डी पर, ये है ए, ये है डी, दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है,
अब देखिए ए से ए आएगा तो पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए आया। पहले ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला, तो 4 ए हो गया। लेकिन विस्थापन है वो कितना आएगा? 0। कहाँ से चालू किया? ए से। कहाँ खत्म किया? ए पर। ए से ए की न्यूनतम दूरी 0। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन में अंतर है। जब भी विस्थापन बोले प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु दोनों को सीधी रेखा से जोड़ दो, वही विस्थापन होगा। जबकि दूरी किस पर निर्भर करेगा? वास्तविक रूप से चले गए पथ पर ही दूरी निर्भर करेगा। आप चाहें तो दूरी विस्थापन में यह लिख सकते हैं कि दूरी जो है पथ पर निर्भर करता है, विस्थापन जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। आप कैसे चले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चालू कहाँ से किए, खत्म कहाँ किए, सीधी रेखा से जोड़ दो, यही विस्थापन होगा। ठीक है, तो पथ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हम इस पथ पर तो कभी चले ही नहीं है, हम तो यहाँ से यहाँ गए, फिर भी विस्थापन ये है। तो जो हम टेबल बनाए थे, एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन, उसमें दूरी में आप लिख सकते हैं कि दूरी चले गए पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर यहाँ तक ठीक है। हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें चाल और वेग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।